अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट 404 की मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 से 3 तक आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन। अब रिग्रेशन हमारे पास होता क्या है उस बारे में हम पढ़ेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन of the relationship between a dependent variable and one or more independent variables। कहते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस को हम लोग ज़्यादातर प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग के मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग इन एरियाज में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट रिलेशनशिप और दूसरा होता है नॉन एग्जैक्ट रिलेशनशिप। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप में हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है हमारे पास 32 + 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम सेल्सियस की कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की जो है कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह पे सेल्सियस की हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 पुट कर लेते हैं तो फ़ारेनहाइट की हमारे पास एक सिंगल एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इस तरह का रिलेशनशिप जो होता है उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट रिलेशनशिप। अदर साइड नॉन एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर हम लोग दो चीज़ें ले लेते हैं, किसी क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा लेते हैं, उनमें वेट और हाइट सारे स्टूडेंट्स की लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हम लोग अपने अंदाजे से कह सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट उसका कोई उलट भी हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है बट उसका वेट दूसरों के निस्बत ज़्यादा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो होता है उसको कहते हैं हम लोग नॉन एग्जैक्ट रिलेशनशिप। एग्जैक्ट रिलेशनशिप के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल मतलब कि एक एग्जैक्ट, जैसे हमने ऊपर देखा एग्जैक्ट वैल्यू पे एग्जैक्ट हमें आंसर मिलता है, बल्कि दूसरी साइड पे जो नॉन एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है उसमें हम स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं। मतलब उसमें अंदाज़न जो हम लोग अपना प्रेडिक्ट करते हैं उसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अनदर एग्जांपल ऑफ एग्जैक्ट रिलेशनशिप इज़ एरिया। एरिया में हम लोग क्या, दो चीज़ें हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, हमारे पास होता है पाई और आर स्क्वायर। आर हमारा होता है रेडियस का, और तो रेडियस की जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे एरिया भी हमारा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और इन दोनों के एग्जांपल्स में इन दोनों की जो इक्वेशंस हैं उनमें क्या फ़र्क है कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप की इक्वेशन में हमारे पास a + bx जस्ट दो ये आते हैं, और y हमारा जो है इसमें इसके इक्वल होता है y = a + bx। और दूसरी साइड पे अगर हम लोग नॉन एग्जैक्ट रिलेशनशिप को देखें तो उसमें आता है y = a + bx + e। इसमें e की टर्म ऐड हो जाती है, जबकि e हमारे पास क्या है, वो एरर है जो कि डिफरेंस होता है एग्जैक्ट रिलेशनशिप की वैल्यू और जो हमने खुद जो है ऑब्जर्व वैल्यू होती है उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं। इसकी हम लोग प्रॉपर डिफाइन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स में हम लोगों ने क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक टीचर ने जो है क्लास के 6 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या देखा है और जो स्टडी जो है उन्होंने वो ऑब्ज़र्व किए हैं और उसके हिसाब से उन्होंने ग्रेड्स देखे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो इस एग्जांपल के ज़रिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें हम लोग क्या लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने 2 घंटे स्टडी किया है और उसके ग्रेड पॉइंट्स क्या हैं, 63 हैं। ठीक है, उसके 63% ग्रेड पॉइंट आते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास आवर्स ऑफ स्टडी है, जो एक्स वेरिएबल है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो ग्रेड वाला हमारे पास जो वेरिएबल है उसको वाई का नाम देते हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट है, कि हमारे जो ग्रेड्स हैं वो हमारे आवर्स ऑफ स्टडी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन के थ्रू देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग खुद से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दूसरे केस में क्या होता है कि जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं हम लोग उन्हें खुद से जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। इन दिस केस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड denoted as the variable x। dependent variable is a variable in the regression that can not be controlled। ठीक है, जिसे हम लोग खुद कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
तो बाकी इसकी आप लोग डिटेल अगर देखनी है तो मैं आप लोगों को इसी PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने रिटन वर्क यहाँ पे कर दिया है, सिर्फ आपको रीडिंग का काम करना है, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगी सारा कुछ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर स्कैटर प्लॉट्स एंड रिलेशनशिप। स्कैटर प्लॉट कौन सी होता है? स्कैटर प्लॉट को हम लोग सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रिग्रेशन के अंदर किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वहाँ पे आता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है। तो स्कैटर प्लॉट में कई तरह के रिलेशनशिप हम लोग फाइंड करते हैं। लीनियर रिलेशनशिप हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है कि अगर तो आपका डेटा जो है उसकी डायग्राम जो है स्कैटर डायग्राम, अगर तो आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नज़र आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के डाटा को जहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में डाटा लाई कर रहा हो स्कैटर डायग्राम के ऊपर, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है कि डाटा हमारा जो है कर्व की फॉर्म में हमें नज़र आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कब होगा? जब आपके डाटा पॉइंट्स जो हैं सारे स्कैटर प्लॉट के ऊपर बहुत एक दूसरे के करीब करीब होंगे, ठीक है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। उसका उलट जो है अगर हमारे डाटा पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं तो हमारा वीक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ये मेन चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है MCQs के लिए। और नो रिलेशनशिप उस टाइम होगा ना तो आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है आपके डेटा की, ना कोई उसका कर्व बन रहा है, कोई सर्टेन फिगर आपको मिल ही नहीं रहा। तो इस तरह के रिलेशनशिप जो है उसमें उसे हम कहते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है उसके वेरिएबल्स के दरमियान में, ठीक है, डाटा के। हाउ टू ड्रा स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ अब कैसे बनता है? उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है। 8 लोगों का वेट है और साथ में उनका शू साइज़ दिया हुआ है। उन्होंने कहा है आपने स्कैटर प्लॉट के ऊपर आपने ड्रा करना है इसको। तो आप लोग पेन पेंसिल से ये काम तो जस्ट आपने अगर अंडरस्टैंड करना तो आप ग्राफ हाथ से बना सकते हो, बट आपने सिंपल ये काम करना है, ये डाटा उठा के सारा आपने एक्सेल के अंदर डालना है, ठीक है। वहाँ पे इंसर्ट के टैब में जाके आपने स्कैटर ग्राफ इसका बना लेना, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो शू साइज़ है ना, तो शू साइज़ आपने नीचे वाली साइड में लेना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और आपने वेट जो है अपना उसके ऊपर डिपेंडेंट एक्सिस जो होता है हमारा वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब इसकी डायग्राम के हिसाब से देखें, आपकी जो डायग्राम है इसको मैं एक सेकेंड, आपकी जो डायग्राम है ना ये देखें, ये एक तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है और इसके डेटा पॉइंट्स जो हैं लाइन के बहुत करीब करीब हैं, अगर आप देखें तो सॉरी मैंने लाइन गलत ड्रा कर दिया, ये तो इस लाइन के जो हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये बहुत करीब करीब है लाइन के, तो इसका मतलब है हमारे पास डेटा का जो है सारा डिटेल हमें क्या पता चल रही है इससे। एक तो ये हमारे पास लीनियर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर हमारा रिलेशनशिप है। दूसरा जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है डेटा सारा हमारा, तो ये अपवर्ड रिलेशनशिप है इसका। तीसरे नंबर पे इसका जो डेटा पॉइंट्स बहुत एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह आपने स्कैटर प्लॉट से बहुत इजीली अपना डेटा प्रिडिक्ट कर लिया कि उसका रिलेशनशिप क्या है दोनों का, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 पे आते हैं, रिग्रेशन लाइन को हम लोग फिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रिग्रेशन लाइन को फिट करने के लिए पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द डेटा फॉर नंबर ऑफ पीपल यूजिंग अ स्विमिंग पूल ओवर 8 days इन समर एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑन ईच डे। वो कहते हैं कि उन्होंने डेटा जो हमें दिया है 8 दिन जो है स्विमिंग पूल समर्स के अंदर उन्होंने यूज़ किया है कस्टमर्स ने, तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो है बहुत ज़्यादा उनके कस्टमर्स हुए हैं, मिनिमम टेम्परेचर पे उनके कम थे। तो उन्होंने क्या था, ये टेबल मैंने ना कंबाइन कर दिया यहाँ पे, आप लोग देखें तो यहाँ पे जस्ट आपको अगर आप PPT स्लाइड चेक करें इस लेक्चर की, तो जस्ट आपको टेम्परेचर वाला आपको जो है टेम्परेचर वाला ये वाला मिलेगा वहाँ पे, और ये नंबर ऑफ़ पीपल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हैं उसके अंदर दी हुई। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है उसकी लाइन के हिसाब से हम लोग चीज़ें फाइंड करेंगे, फिर इसका टेबल मैं आपको बताती हूँ क्यों ड्रा किया हमने। इक्वेशन क्या है हमारी रिग्रेशन लाइन के अंदर, y हैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए हमारी अननोन वैल्यू है और a को हम लोग b के ज़रिए फाइंड करेंगे। b हमारे पास सबसे पहले उसका फार्मूला आपने याद रखना है, सारे लेक्चर्स में आपका यूज़ होगा आगे लेक्चर नंबर 8 तक। b का फार्मूला क्या है हमारे पास, n सिग्मा xy
माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला को अगर हम लोग चेक करें तो ऊपर ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, ये फार्मूला के हिसाब से लिखी हैं। सिग्मा ये यहाँ पे एक्स का स्क्वायर बनाया है, ठीक है, ये हमारा एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा वाई स्क्वायर वाला कॉलम है, ये एक्स वाई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास कॉलम थे, तो उसके हिसाब से हमने अभी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इनमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल जो थे, हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज जो थे हमारे पास 8 थे, ठीक है। एन हमारा 8 आ गया। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 238, ठीक है। फिर सिग्मा, उसके बाद सिग्मा वाई हमारी है 3205। ये हमने सारा डाटा सम अप करके इसका सिग्मा निकाल लिया है। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने लेके फार्मूला के अंदर पुट करनी है। तो ये वैल्यूज़ को हम लोग फार्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 11.62। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास था यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी। हमने ए की वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले तो वाई का मोड चाहिए। वाई का मोड हम लोग कैसे निकालेंगे कि सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। तो सिग्मा वाई था हमारा 3205, उसको हम लोग ने 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। हमारा वाई का मीन आ जाएगा। फिर एक्स का मीन सिमिलरली निकालेंगे तो वो आएगा 238 डिवाइडेड बाय 8। तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आएंगे उनको हम लोग ने फार्मूले में पुट करना है, ए माइनस वाई मोड माइनस बी एक्स का मोड। तो इनको सबको सिंप्लीफाई करने से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 54.92। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को रिग्रेशन लाइन के अंदर पुट कर देना, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इनको पुट करने के बाद हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वाई हमने लिया था नंबर ऑफ़ पीपल, एक्स हमने लिया था टेम्परेचर। इसकी इंटरप्रिटेशन हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि अगर डेली टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से हमारा इंक्रीज़ होगा, ये टेम्परेचर था ना एक्स 11.62 एक्स था हमारे पास। अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11.62 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 12 बनता है कि 12 मोर पीपल एक दिन में स्विमिंग पूल के आपके कस्टमर जो हैं ज़्यादा हो सकते हैं। इसका स्कैटर प्लॉट भी आप उसी तरह एक्सेल में ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैंने हैंडमेड बनाया है वो, बस ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्कैटर प्लॉट, अब स्कैटर प्लॉट में क्या है कि हमारी ये स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा लीनियर रिलेशनशिप है। इसका लीनियर रिलेशनशिप है तो उसके बहुत नज़दीक जो हैं डेटा पॉइंट लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के, तो इसका मतलब है कि हमारा सारा जो है ये क्लोज रिलेशनशिप बन रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा डेटा रिलेशनशिप जो है अपवर्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेरिवेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट क्या होता है कि द लाइन फिटेड बाय लीस्ट स्क्वायर इज़ वन दैट मेक्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एरर्स एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब जो लीस्ट स्क्वायर के ज़रिए हम लोग लाइन फिट करते हैं, रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स जो है उसको छोटे से छोटा करने की कोशिश करती है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स को हम SSE से डिनोट करते हैं और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है सिग्मा ई आई का स्क्वायर, मतलब कि जो एरर है उनका स्क्वायर। और एरर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं कि वाई आई माइनस वाई आई हैड का होल का स्क्वायर। वाई आई हमारे पास जो है ओरिजिनल वैल्यू होती है और वाई आई हैड जो हमने एस्टिमेट लगाया होता है वो वैल्यू होती है, जबकि हम लोग वाई आई हैड हमने पीछे पढ़ा है कि ए प्लस बी एक्स की इक्वल होती है। तो हम लोग अगर इसी इक्वेशन में वाई आई हैड की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन फाइनल क्या बनेगी, SSE इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर। तो अब अगर हमने मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी जो वैल्यू हमने बनानी है तो उसके लिए ये कंडीशन लाजमी फुलफिल होनी चाहिए कि सिग्मा SSE जो है SSE हमारा इक्वल आए सिग्मा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड्स पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, और बाद में उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वाई आई माइनस बी, सॉरी ये स्क्वायर था ना ऊपर इक्वेशन के साथ, तो उसका 2 जो है हमारे पास सिग्मा के साथ बाहर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाद में 2 में से 1 माइनस हमने किया तो ये वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई हमारा वैसे ही रह जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग ए डेरिवेटिव ले रहे थे तो सिर्फ ए का डेरिवेटिव हमारे पास -1 आ जाएगा, इसको इक्वल कर लेना हमने 0 के। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, -2 सिग्मा वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई
सिग्मा को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा वाई आई माइनस, जब भी किसी कांस्टेंट के साथ हम लोग सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारा आया है माइनस एन ए माइनस बी सिग्मा एक्स आई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का हम इसे नाम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जब हम लोग ने, हमारे पास है सिग्मा वाई आई, हमारे पास था एन ए प्लस, ये यहाँ से हम लोग डिराइव कर लेते हैं सिग्मा वाई आई की वैल्यू को, तो एन ए प्लस बी एक्स आई की इक्वल आ जाएगी हमारी। सिमिलरली अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू, अब ये जो पहले इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली एस एस ई की जो इक्वेशन है, इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू बी के हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका। ठीक है, तो इसके फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। प्रोसेस सारा वही है, आपने खुद ही देख लेना, मैंने लिख दिया सारा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को जो है हम लोग इनको नाम देते हैं नॉर्मल इक्वेशंस का। फार्मूला फॉर ए जो है नॉर्मल इक्वेशन से हमारा ए का हमने फार्मूला ड्राइव करना है, सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स आई। अब क्या करना है कि आपने एन के साथ डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को, ये जो अब हमने इक्वेशन ली है अभी, तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू निकल आएगी, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब इसको समझाने का मकसद यही था कि आपने सिर्फ उसकी डेरिवेशन देखनी, होनी कैसी है ये पेपर में नहीं आनी आपको। ठीक है, सिर्फ इसका आपने फार्मूला याद रखना है जो कि हमने अब निकाला है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसी तरह बी का फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, ये जो दोनों नॉर्मल इक्वेशंस हैं, आपने क्या करना है कि इक्वेशन 2 को आपने एन से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 को आपने सिग्मा एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि क्या बनेगा कि वो दोनों इक्वेशन जो हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये इस तरह से आ जाएंगी, फिर उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो एन ए सिग्मा एक्स आई वाली वैल्यू है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा एन सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई वाई आई इक्वल टू एन बी सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस बी सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर। इसको आप रीअरेंज करेंगे सारी इक्वेशन को तो हमारे पास बी का फार्मूला निकल आएगा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, अभी हमारी ये इक्वेशन निकल आई है ए और बी की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अजम्पशन अबाउट सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। लीनियर रिग्रेशन लाइन हम लोग जो है उसको, उसके अजम्पशंस क्या क्या होती हैं, ये यहाँ पे जस्ट ये एग्जांपल है, काफ़ी डिटेल से लिखी हुई है, आप लोगों ने रीड कर लेनी है। ठीक है, इसके अजम्पशंस हम लोग देखते हैं। अजम्पशंस में क्या है कि द रिलेशनशिप ऑफ वाई एंड एक्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन। अगर हम लोग ने पीछे जो देखी हैं एग्जांपल्स पहले, वो शू साइज वाली, उसमें हमारा लीनियर फंक्शन था, जिसका मतलब है कि हमारी जो लाइन है, हमारी जो शेप है ग्राफ की, वो लाइन की सूरत में होगी, कर्व की सूरत में नहीं होगी। दूसरी अजम्पशन में हमारे पास क्या है कि एरर टर्म्स जो हैं, हमारे पास कोई भी दो तरह की एरर टर्म्स हों तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगी, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी, और ई और एक्स जो है उनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स दी एरर E1, यहाँ पे देखें हमारे पास है ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैड। हम लोग आई की जगह पे 1 2 3 अगर पुट करते हैं तो E1 हमारे पास y1 माइनस y1 हैड आ जाएगा। इसी तरह E2 की वैल्यूज आएंगी। इनका मतलब हम लोग अगर देखें तो ना E1 E2 पे कोई इफेक्ट डाल रही है और ना ही E2 E1 पे कोई इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर ई आई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सारे एरर्स हैं हमारे पास वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इसका जो फार्मूला हमारे पास क्या था, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n ई आई इज इक्वल टू 0, और ई आई जो है हमारे पास मीन ऑफ ई आई हमारा 0 के इक्वल है। एरर ई आई हैज़ इक्वल वेरियंस, उन सब की वेरियंस जो है सिग्मा स्क्वायर है, इक्वल है सबकी, हर एरर की, E1 की E2 की सबकी इक्वल है। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, वेरियंस ई आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, वो जो कि हर जो है वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगा। अभी हम लोग समरी इसकी देखते हैं कि 4 कंडीशन जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कंप्राइज ज़रूर होनी चाहिए। पहली क्या है कि मीन ऑफ द रिस्पॉन्सेज इज़ लीनियर फंक्शन। ठीक है, मीन ऑफ जो है हमारा एरर जो है वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। दूसरा है कि हमारे सारे एरर जो हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 3 पे हमारे जो एरर्स का डाटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। फिर नंबर 4 पे एरर जो हैं सारे इक्वल वेरिएंस उनका होना चाहिए। ठीक है, जिसको हमें सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो इसको आपने रिग्रेशन लाइन को आपने इसके जो हैं सारी कंडीशंस याद कैसे रखनी है, लाइन हो रहा है ना रिग्रेशन लाइन, तो लाइन से आपने याद रखना है, एल से लीनियर रिलेशनशिप, आई से इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंस है सबकी एरर्स की, एन से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरर्स, और ई से इक्वल वेरिएंस है इसकी। ठीक है,
तो इस तरह आपने इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ डेटा। सेंटर ऑफ डेटा क्या होता है? मतलब कि मीन जो होता है डेटे का, चाहे वो एक्स की वैल्यूज़ हैं चाहे वो वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ डेटा से पास करना चाहिए उसके। नंबर 2 पे है सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ sum of deviations of the observed values of y from the least square regression line is always equal to 0। मतलब कि उनके जो एरर्स का सम है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। सिग्मा ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैट इक्वल टू 0। sum of square of deviations of the observed values of y from the least square regression line is minimum। इसका सम जो है एरर्स का वो मिनिमम होता है हमेशा। स्केयर इनका जो है सिग्मा ई आई स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई हैट होल स्केयर, वो जो है हमेशा मिनिमम होगा। तो द लाइन फिटेड बाय लीस्ट स्केयर मेथड इज़ बेस्ट फिट लाइन। जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से लाइन फिट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो बेस्ट फिट लाइन है। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो है उसे हम किस चीज़ से याद रखेंगे? ब्लू से। ब्लू को हम किस तरह से नोट करेंगे? बी फॉर बेस्ट, एल फॉर लीनियर, यू फॉर अनबायस्ड एंड ई फॉर एस्टिमेटर। तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है वो उसे हम कहेंगे कि वो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 3 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में। उसमें आप हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उससे हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन को हमने कैसे डिराइव किया है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ स्मॉल रेस्टोरेंट ओनर और अ वेरी बिजनेस माइंडेड सर्वर और वेटर एट अ नाइस रेस्टोरेंट। Here in the US tips are very important part of a waiter's pay. Most of the time dollar amount of tip is related to the dollar amount of total bill। कहता है कि यूएस के अंदर जो है ज़्यादातर टिप्स जो हैं वेटर की पे का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, और जो डॉलर अमाउंट ऑफ टिप जो है ज़्यादातर रिलेटेड होती हैं कि जितना टोटल बिल है उस हिसाब से लोग जो है टिप देते हैं, ठीक है। As a waiter or owner, you would like to develop a model that will allow you to make a prediction about what amount of tip you expect, ठीक है। एज अ वेटर आप वेटर या ऑनर आप चाहते हैं कि आप डेवलप करें एक मॉडल कि आपको पता चल सके कि कितने ज़्यादा बिल पे आपको कितनी मैक्सिमम जो है टिप मिल सकती है। तो इसके लिए आपने क्या किया कि आपने एक दिन जो है डेटा कलेक्ट किया 6 मील्स का, लेकिन क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जब आपने डेटा देखा है तो आपने रियलाइज़ किया कि आपने वो बिल की बजाय जो है टिप अमाउंट का डेटा कलेक्ट कर लिया है। तो 6 मील्स पे आपको जो मिला है टिप अमाउंट, उसमें क्या है कि पहले मील पे आपको $5 टिप मिली है, दूसरे पे $17 टिप मिली है, तीसरे पे 11, फिर चौथे पे 8 और पाँचवें पे 14 और 5, ठीक है, 5वें और छठे पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला इसका जो है स्कैटर प्लॉट जो है उसका ड्रा करके देख लेते हैं। तो कैसे हम लोग ड्रा करते हैं कि ये जो है हमारा ग्राफ, मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। कि पहले पे जो आपको है 5 मिला था, $5 टिप मिली थी, तो फर्स्ट पे ये आपका ये वाला डॉट आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है सिंपल आपने सारे प्लॉट कर लेना इसको। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एवरेज निकालते हैं कि किसी भी मील की आपको कितने जो है मिल सकती है टिप। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो टिप अमाउंट का जो है आपने उसकी एवरेज निकाल लेनी है, मतलब कि सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो आपने क्या करना है कि 5 + 17 + 18 + 8 11 + 8 + 14 + 5 इनको आपने 6 पे डिवाइड करना है। तो आपके पास जो है सिंपल 10 आंसर आएगा। तो आपकी प्रेडिक्टेड लाइन जो है या बेस्ट फिट लाइन जो है वो आएगी 10 वाले नंबर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करते हैं कि अगर इफ़ वी वांट अनदर मील, अगर हम लोग कोई भी दूसरा एक मील कोई ऑर्डर करता है तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको $10 जो है नेक्स्ट मील के ऊपर आपको टिप मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इस केस में हमारे पास जस्ट एक ही वेरिएबल था, उससे हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल था या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो हमारे पास एक चीज़ ये है देखने के लिए कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेस्ट प्रेडिक्शन हमारे पास क्या है मेजरमेंट के लिए, जो हमारे पास डेटा दिया गया है सैम्पल वाला, उसी का मीन या एवरेज जो है वो इटसेल्फ वो खुद बेस्ट प्रेडिक्शन है अपनी, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी इन द टिप्स ऑफ अमाउंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द टिप्स देमसेल्फ। मतलब कि टिप्स जो है उनका एवरेज निकाल के हम लोग नेक्स्ट मील का जो टिप अमाउंट है उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
हम लोग देख रहे थे कि अगर सिर्फ हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो और कोई भी अदर हमें इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तो बेस्ट प्रेडिक्शन हमारे पास यही होती है कि जो हमें सैम्पल डेटा दिया गया है उसका मीन जो है वो इटसेल्फ जो है बेस्ट प्रेडिक्शन होती है हमारे पास। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसमें एवरेज वैल्यू हमने जो निकाली वो 10 थी, ठीक है। अब जो है ऑब्जर्व वैल्यू जो है जो कि हमें टेबल में दी गई थी, एक 5 है, कोई 17 है, कोई 11 है, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों के। फिर हम लोग देखते हैं कि प्लॉट हमारे पास किस तरह का बना है। तो प्लॉट में जो हमारी बेस्ट फिट लाइन के जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव में जाएंगी, मतलब कि जो हमने ली हैं वैल्यूज़ उनसे जो हमें बेनिफिट वाली वैल्यूज़ हैं वो ऊपर वाली साइड की, और जो जिनमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है या कोई लॉस हो रहा है तो वो नीचे वाली साइड में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि रेजिडुअल जो है हमारी कैसे बनी, इस हिसाब से कि जो फर्स्ट वाला मील था उसमें -5 हुआ हमारा रेजिडुअल, ठीक है। तो यहाँ पे -5 आ गया, सेकंड वाले में +7, क्योंकि हमारा प्रेडिक्टेड हमारा 10 था तो हमारा वो 17 बना था सेकंड वाला। तो 17 - 10 जो है हमारा कितना आया, 7 आ गया। इसी तरह आपने जो है माइनस करके सारी वैल्यू जो है हमने टेबल कलेक्ट कर ली यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई, -5 +7 +1 -2 +4 और -5। इनमें क्या करना है हमने कि अगर आप लोग सिंपल इन्हीं रेजिडुअल्स का अगर आप सम निकालो तो आपका हमेशा 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। रेजिडुअल जो सिंगल इस तरह के फॉर्म के होते हैं वो हमारे पास 0 आंसर आता है। अगर इसी हम लोग मसले को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेजिडुअल्स का स्क्वायर कर लेते हैं। तो उसको हम करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स का, ठीक है। तो हमने रेजिडुअल्स को स्क्वायर क्यों किया, सबसे पहले तो उनको पॉजिटिव करने के लिए, और दूसरी रीज़न यही थी कि हमारे पास उनका जो है सम सिंपल रेजिडुअल्स का हमेशा 0 आता है, इसलिए हमें उसको सम करना पड़ा। तो विजुअल लुक इन एरर्स की हमारी इस तरह से होगी कि हम लोग इन चीज़ों को स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो है इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है उसको पढ़ने का हमारे पास गोल मकसद यही होता है कि लीनियर मॉडल जो है उसको क्रिएट किया होता है, उसे मिनिमाइज, उसमें जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स या एरर होता है उसको मिनिमाइज करना होता है। अगर रिग्रेशन मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है उसका जो है ज़्यादा पार्ट जो है वो ईट अप कर जाएगा या उसको कम कर देगा, ठीक है। वी हैड व्हेन वी अज्यूम्ड, जो हमने पिछली एग्जांपल देखी उसमें हम लोगों ने जो एरर्स देखे थे उसका जब हमने स्केयर किया था तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है उसका एरर्स के अंदर जो है निकल गया था। दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिडंट एग्जिस्ट, हमारे पास जो है पिछले एग्जांपल में कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ही नहीं, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल था वो जो है इटसेल्फ जो उन्होंने सैम्पल दिया हुआ था बिल टिप अमाउंट का वही था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग बट इफ़ वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू देन द प्लॉट विल बी गिवन एज, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू थी हमारी, जो कि हमारी जो टेबल गिवन था वो ऑब्जर्व वैल्यू थी, और जो हमने एस्टिमेट लगाया था वो $10 जो हमारा एस्टिमेट निकला था, एवरेज था जो है, ठीक है। उनको आपने दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकालना है। तो रेजिडुअल्स में ये ग्राफ भी मैंने शो कर दिया है, ये 10 जो बेस्ट फिट लाइन थी ये आपके 10 वाली साइड पे है, उससे ऊपर वाला जो है हमारा पॉजिटिव में है, उससे नीचे वाली वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में आएंगी। तो आप इसका ग्राफ टेबल ड्रा करें, ठीक है। जो रेजिडुअल्स आएंगी हमारी -5 +7 +1 -2 +4 और -5, ये हमारे पास रेजिडुअल्स आ गई। तो इसमें हमने क्या करना है कि अब हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स क्यों यूज़ करते हैं, उसकी सबसे पहली वजह ये होती है कि जो हमारे एरर्स हैं उसकी वैल्यूज़ को हमने पॉजिटिव करना होता है। नंबर 2 है कि अगर आप लोग सिंपल ये जो एरर्स हैं रेजिडुअल्स हैं इनको अगर आप लोग ऐड करोगे तो हमेशा आपके पास 0 आंसर आएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स को यूज़ करना है, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग देख सकते हैं अगर जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर ऊपर वाले डेटे का हमारा 120 आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द गोल ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ टू क्रिएट अ लीनियर मॉडल दैट मिनिमाइजेज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। ज़्यादा हमारा जो मेन मकसद क्या होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करने का, कि हमारा जो लीनियर मॉडल हमारे पास बना है उसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है उनको मिनिमाइज़ करना होता है हमने, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे पास गुड फिट का, कि जब भी हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें 2 वेरिएबल यूज़ होते हैं तो उसमें हम लोगों ने डिटरमाइन क्या करना होता है कि हाउ गुड दैट लाइन फिट्स द डाटा बाय कंपेयरिंग इट टू दिस टाइप, मतलब कि ये जो चीज़ें हमारी नीचे हैं उसके साथ कंपेयर करके हमारी लाइन जो है कितनी बेस्ट हमारा डाटा फिट होता है, ठीक है। तो पहले नंबर में हम लोगों ने देखा वेयर वी प्रिटेंड दिस सेकंड वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे हमारी ऊपर वाली एग्जांपल है
अभी हमने डिस्कस किया, उसमें सेकंड वेरिएबल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर दो वेरिएबल जो हैं रिग्रेशन मॉडल के अंदर इसी एग्जांपल की तरह दिखते हैं, तो व्हाट डज द अदर वेरिएबल डू टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस तरह से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सेकंड वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा उसका काम ही क्या है उसका सेकंड वेरिएबल का, जब हमारे पास कोई हेल्प ही नहीं हो रही इस डेटा में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम लोग कंप्लीट डेटा देखते हैं। आप लोगों ने आपने क्या किया कि नेक्स्ट डे आपने जो है बिल अमाउंट का डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, उसका डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यू वांट टू नो टू व्हाट डिग्री द टिप अमाउंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द बिल। आपने क्या करना है कि आप देखना चाहते हैं कि बिल अमाउंट को देखते हुए हम लोग किस एक्सटेंट तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी टिप अमाउंट क्या होगी। तो उसमें हम लोग डेटा देखते हैं। पहले उसके लिए हमने सेंटर फाइंड करना है। मतलब सेंटर क्या होता है, एक्स बार वाई बार, मतलब मीन जो है एक्स और वाई वैल्यूज़ का। तो एक्स और वाई वैल्यूज़ का मीन हमने फाइंड किया, तो ये 10 और 74 आ गया। उसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ द डाटा 74 और 10। उसको आपने प्लॉट कर लेना है। यहाँ पे दोनों अमाउंट्स को एक ही ग्राफ में प्लॉट करने हैं। ठीक है, बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन विल और मस्ट पास थ्रू दी सेंट्रॉइड। बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन जो है हमेशा सेंट्रॉइड से पास करेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेशंस करनी है। वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और बी की वैल्यू जो है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स का स्केयर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्केयर। और ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसकी कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कर दी है, कहीं की मिस्टेक भी थी मेरी। मैंने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया तो मेरे पास ए की वैल्यू -0.8203 आई, पर जो सर ने लेक्चर में करवाई थी वो थी -0.8188। तो मैंने नेक्स्ट इसमें जो है 8.8188 ही यूज़ किया, क्योंकि फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने तो ये गलत करा दिया वो गलत करा दिया, तो उस वजह से। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हर $1 बिल अमाउंट जो होगी, अगर हमारी बिल अमाउंट $1 से इंक्रीज़ होगी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $0.1462 जो है हमारी टिप अमाउंट इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अगर बिल अमाउंट हमारी ज़ीरो है तो एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड हमारी टिप अमाउंट जो है वो -0.8203 है, जो कि ऐसा तो हमारे रियल लाइफ में होता ही नहीं है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं है या आपका कोई बिल नहीं है बना है, तो उस सूरत में आपको कोई वैसे ही नेगेटिव आपकी मनी कट जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना रियल लाइफ में। तो इसलिए हम लोग फिर जो है सम ऑफ एरर जो है हम यूज़ करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर हमारा 120 था यहाँ पे, उसको हम लोग ले लेते हैं इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल के। ठीक है, विद ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल द ओनली सम ऑफ स्क्वायर इज़ ड्यू टू एरर। जब सिंगल हमारे पास एक ही डिपेंडेंट ही वेरिएबल होगा, सिंगल डाटा होगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर जो है सिर्फ एरर्स की वजह से होता है। इसीलिए हम लोग इसको टोटल के भी इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, एंड द मैक्सिमम सम ऑफ स्क्वायर फॉर डाटा अंडर एनालिसिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। मतलब कि जब सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल था, उसकी वजह से एरर आया, तो हम लोग उसको टोटल भी कह सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल इज इक्वल टू 120, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को यूज़ करते हुए टोटल सब जो है हमारा स्क्वायर विल बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। जब हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को यूज़ करेंगे तो हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर है वो सही में वाकई फिर वो हमारा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। तो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज़ ड्यू टू रिग्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल हमारा y के इक्वल है। यहाँ पे इक्वेशन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई है। उसमें हम क्या कहते हैं कि y हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है, e हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन हमारा जो है a प्लस बी एक्स के इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, एस एस टी इज इक्वल टू एस एस आर प्लस एस एस ई। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रेडिक्टेड टिप अमाउंट थी और जो हमने ऑब्जर्व की थी वो उनको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाली है, ये यहाँ पे मैं दिखाती हूँ किस इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं। ये वाली इक्वेशन ये नज़र आ रही है, ये वाली वाई आई वाली। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने जस्ट अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करते जाना है, x1 x2 x1 x2 x3। ये वाली x की वैल्यू जो है 3408 64, ये बिल वाली वैल्यूज़ हैं, ये आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करते जाने हैं वाई आई के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपकी है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है,
और ये वाली आपकी जो है ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी, सॉरी ये वाली टोटल अमाउंट वाली जो है हमारी वाई वाली वैल्यू जो है ऑब्जर्व वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये वाली हमारी प्रेडिक्टेड टिप अमाउंट जो है ये वाली आ जाएगी। तो आपने एक्स और वाई का मीन निकाला, पीछे हमने देखा था पहले। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी डेटा का अब हम लोग दोबारा स्कैटर प्लॉट भी ड्रा कर सकते हैं। रेजिजुअल्स आर द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ आर डेटा। तो रेजिजुअल्स क्या होते हैं कि एस्टिमेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो होती हैं उनका डिफरेंस जो है उससे भी हम कह सकते हैं कि वो रेजिजुअल्स होते हैं। नाउ लेट्स सी द रेजिजुअल एंड स्क्वेयर्ड एरर्स ऑफ द अबव डेटा इन द नेक्स्ट टेबल। अब ये टेबल है हमारे पास, एरर्स हमारे क्या थे, y माइनस वाई आई हैट, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो चीज़ थी वाई आई हैट ये वाली, और ये y, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हमने जो है यहाँ पे एरर निकालने हैं y माइनस वाई आई हैट, और उनका बाद में स्केयर कर लेना है, ठीक है। तो सिग्मा y माइनस वाई आई होल का स्केयर की आपने कैलकुलेशन देख लेनी है, तो हमारे पास 30.075 आ जाएगा। तो सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर हम लोग क्या लेते हैं कि हमारे पास कितना आया यहाँ पे 30.075, ठीक हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हमने देखा कि सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ एरर जो हमने ऊपर देखे थे वो 120 हो गए, ठीक है, वो 120 थे। अब हम लोगों ने जब डिक्रीज़ किया डेटा को तो हमारे पास वो बनी है 30.075। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों एरर्स हैं इनमें से बाकी का हिस्सा कहाँ गया, 120 माइनस 30.075 करके हमारे पास जो बाकी पटा है 89.925 वो कहाँ गया, ठीक है। तो 89.925 जो है वो सम ऑफ स्क्वायर जो है वो रिग्रेशन की वजह से है। हम लोग फार्मूला इंपुट करते हैं, एस एस टी टोटल हमारा 120 था, एस एस ई हमारा हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो निकाला अभी वो 30.05 था, 057 था, ठीक है, 075 सॉरी। तो इनको इन दोनों को अगर माइनस करें तो आप यहाँ से एस एस आर का फार्मूला निकाल सकते हैं, एस एस टी माइनस एस एस ई इज इक्वल टू एस एस आर, ठीक है। तो ये रिग्रेशन की वजह से ये जो दरमियान वाला पार्ट आपका आया है वो रिग्रेशन की वजह से है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हाउ वेल डज दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन फिट्स फॉर आवर डेटा। अब एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो हमारे डेटा में किस तरह से फिट होती है। दिस इज़ वेयर दी रिग्रेशन बिगन्स टू लुक लाइक अनोवा। अब यहाँ पे क्या होता है, अनोवा आप लोगों को याद हो तो एक्सेल का कोर्स था पिछले सेमेस्टर में, मुझे अभी कोर्स का नाम भूल गया, वहाँ पे हम लोगों ने अनोवा पढ़ा था, हमने SPSS में भी सॉल्व करके देखा था और उसमें भी पढ़ के देखा था। एफ टेस्ट होता है ये ज़्यादातर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है हमारा पार्टीशन होता है या एलोकेटेड होता है SSE और SSR के दरमियान में। तो SST हमारा किसके इक्वल आया, SSR प्लस SSE। तो हम लोग क्या कहते हैं कि SST में जितनी ज़्यादा हमारी रिग्रेशन की वजह से जो अमाउंट बड़ी होगी उतना ज़्यादा जो है SST का पार्ट वो ज़्यादा यूज़ कर जाएगा, ठीक है। रिग्रेशन की वजह से जो वैल्यू आएगी वो SST का ज़्यादा मोस्ट जो है पार्ट वो खा जाएगी, ठीक है। SSE हमारी रिलेटिवली जो है स्मॉल होती है SST के मुकाबले में, मतलब कि SST के अंदर हमारी मेन पोर्शन हमारा हमेशा रिग्रेशन की वजह से सम जो होते हैं उसका होता है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है हमारा एरर्स की वजह से होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्वांटिफाइज दिस रेशियो एज अ परसेंटेज। अब यहाँ पे इस जगह पे आप हम लोग क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को यूज़ करते हैं, जिसे हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है कि SSR मतलब कि रिग्रेशन की वजह से जो सम होते हैं उसको डिवाइड कर लेना है आपने टोटल सम के साथ। तो पिछले उसमें देखा था हमने कि रिग्रेशन की वजह से हमारा जो था सम जो थे वो हमारे 89.925 थे और टोटल हमारे 120 थे। तो आप लोगों ने यहाँ पे निकालना है तो आर स्क्वायर हमारा 74.93% आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा 74.93% जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर उसको हम लोग कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रेडिक्ट द टिप अमाउंट। 74.93% टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है उस वो एक्सप्लेन किया जा सकता है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन जो है जिसे हमने टिप अमाउंट को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया था उसके ज़रिए, ठीक है। द रिमाइंडर इज़ एरर। तो वाई आई हैट इज इक्वल टू 0.1462 माइनस 0.8188, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है हमारी डॉलर अमाउंट ऑफ बिल है। दिस लाइन इज़ गुड फिट बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ वेरी लार्ज। अब गुड फिट का कैसे हमें पता चला है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा ऑलमोस्ट 100 के करीब ही है, मतलब 100 के नज़दीक की वैल्यू है ना 74.93। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी गुड फिट है ये जो लाइन हमने फाइंड की है। तो SSE हमारी जो है किसके इक्वल आएगी, सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई हैट होल का स्क्वायर। देन SST हमारी आएगी सिग्मा वाई आई माइनस वाई
बार होल का स्केयर और लास्ट में आएगा जो रिग्रेशन की वजह से है वो सिग्मा वाई आई हैट माइनस वाई बार का होल स्केयर। अब इससे आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। समरी देख लेते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ रियली अ कंपैरिजन ऑफ टू मॉडल्स। उसमें दो मॉडल्स होते हैं। पहला होता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और दूसरा होता है जहाँ पे बेस्ट फिट रिग्रेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल द बेस्ट प्रेडिक्शन फॉर दी अदर वैल्यू इज़ द मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। वही जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल और कोई भी और डाटा नहीं है, तो उसी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मीन है वही हमारे पास बेस्ट प्रेडिक्शन होती है। डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट फिट लाइन एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड रेजिजुअल। ठीक है, रेजिजुअल की डेफिनेशन भी आप लोग देख लें, एमसीक्यूज में आ जाती है। रेजिजुअल्स आर दी स्केयर्ड एंड देन एडिड टुगेदर टू जनरेट सम ऑफ स्केयर्स। अब रेजिजुअल्स को है पहले जो है उनका स्केयर किया जाता है, फिर उसको एडिट किया जाता है, ताकि ऐड करते हैं ताकि हमारे पास जो है सम ऑफ स्केयर्स बन सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आ जाता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज डिज़ाइन टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन थ्रू दी डेटा दैट मिनिमाइज दी सोशल सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर्स। मतलब कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हम लोग सम ऑफ स्केयर एरर जो है उसको उनकी वैल्यूज़ को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो हाउ वेल डज दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन फिट्स आवर डेटा, तो उसका आंसर हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो जी ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 से 3 तक का पार्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी PDF का जो है मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं आप लोग को डाउनलोड करना था वहाँ से, तो मैं आप लोगों को इस पर भी वीडियो अलग से बना दूँगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।